नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल विया एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अपने इस चैनल पे व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण की इस यात्रा में हमारा टॉपिक होगा समास। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा में व्याकरण में समास का बड़ा योगदान है। और समास अगर टॉपिक क्लियर है तो उसके साथ में कई टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाते हैं। चलो पढ़ते हैं समास। समास शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम और आस। कौन कौन से हैं? सम और आस, जिसमें सम का अर्थ है निकट और आस का अर्थ है बैठाना या लाना। और इसकी परिभाषा देखेंगे तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाया जाता है, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पर शब्द किसे कहेंगे? क्या है शब्द? विद्यार्थी के, प्रतियोगी के मन में आएगा फिर शब्द किसे कहें। तो अपन इस बात को भी क्लियर करते चलते हैं कि भी वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द है। वर्णों का सार्थक समूह क्या है? शब्द है। यानी उस वर्णों के समूह का कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द है। जैसे एक शब्द मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो, आम। आम पढ़ते और सुनते वक्त हमारे मन में आएगा कि ये एक फल है, फलों का राजा है, रसाल है, मीठा है, जैसा भी है। और अगर इसका अपन उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा मैं आ। क्या हो जाएगा? मैं आ। इसका कोई भी अर्थ नहीं है और अर्थ न होने के कारण ये निरर्थक है और निरर्थक होने के कारण ये क्या है? शब्द नहीं है। शब्द वही है जो सार्थक है। अब देखते हैं आगे। देखो, समास में दो पद होते हैं। पहला है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहला कौन सा है? पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी कहते हैं और इसे द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय पद कहते हैं। अब पदों की प्रधानता के आधार पर कि भी जिसमें प्रथम पद प्रधान है, जिसमें दूसरा पद प्रधान है, जिसमें दोनों पद प्रधान है और जिसमें दोनों ही नहीं अन्य है, उसी प्रकार समास मोटे रूप पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। लेकिन अपन यहाँ 6 प्रकार के पढ़ेंगे। क्यों? कि जो अपन राजस्थान बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक है उसमें समास के 6 ही भेद, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर तो 4 है, लेकिन द्विगु और कर्मधारय दोनों में ही द्वितीय पद प्रधान है, फिर भी हम इनको अलग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 होंगे, जिनमें पहला है अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अपन यहाँ समास के कितने भेद पढ़ेंगे? 6 भेद पढ़ेंगे। अब आज हम पहला समास जो अव्ययभाव समास है वो पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले का नाम है अव्ययभाव समास। ठीक है, नाम के आधार पर ही इसमें एक शब्द बनता है। देखो, अव्यय। क्या है? अव्यय। इसकी जब पहचान देखेंगे तो उनमें एक है कि अव्यय। क्या है अव्यय? अब देखिए,
अव्यय शब्द को अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, और ए लगते ही इसका ये विपरीतार्थ हो गया, यानी खर्च नहीं करना। शब्दों को तो खर्च किया नहीं जाता है, खर्च तो पैसे होते हैं। तो यहाँ अव्यय का मतलब है कि विकार नहीं होना, अविकार, यानी वह शब्द जो कहीं भी काम में लो, किसी भी विभक्ति में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, कहीं भी काम लो, उसमें कोई भी विकार न हो, वो क्या है? अव्यय। संस्कृत में एक परिभाषा है इसकी कि सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वदा यन्नवति तद्व्ययम्। यानी जो लिंग वचन कारक का जिस पे कोई असर न हो, वो क्या है? अव्यय या अविकारी। तो इसकी पहली पहचान हो गई कि इस समास में जो अव्यय के जो उदाहरण है, अव्यय से जो बने शब्द है, वो इसी समास में आते हैं। अब इसकी दूसरी पहचान हो गई कि जिन समास में प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। जहाँ भी प्रथम पद प्रधान है, जो भी उदाहरण जिसमें प्रथम पद प्रधान है, जिसका भी अर्थ का निर्धारण प्रथम पद के आधार पर होता है, वहाँ कौन सा है? अव्ययभाव समास है। अब देखिए तीसरी पहचान इसकी कि इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द, कौन से? पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति यानी पुनः धन आवृत्ति, यानी किसी भी शब्द का दोबारा आना, किसी भी शब्द का दो बार प्रयोग होना। जैसे एक शब्द है भागम भाग, दिनों दिन। इन शब्दों में जैसे इसमें भाग शब्द और इसमें दिन शब्द है, वो दो बार आया, यानी इस दिन शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। इसकी चौथी विशेषता है, पहचान है कि उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द है वो इसी समास में आते हैं। चार पहचान हो गई, प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय से बने हो, पुनरावृत्ति वाले हो और उपसर्ग से बने हो। तो इस प्रकार अव्ययभाव के उदाहरण पढ़ेंगे तो उनमें चार पहचान के आधार पर हम निर्धारण कर सकेंगे कि इसमें कौन सा समास है, और अव्ययभाव है तो क्यों है, और है तो इन कारणों से है। उदाहरणों में देखेंगे। सबसे पहले अव्यय वाले उदाहरणों में यथासंभव देखिए उदाहरण अपन, यथासंभव। जहां भी यथा अव्यय से बना शब्द है और उसका अपन को समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो अपन प्रारंभ में जैसा या जैसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसा या जैसी लिखेंगे। और अंत में क्या लिखेंगे? के अनुसार। यानी जैसे ये यथासंभव है तो इसका होगा जैसा संभव हो या संभव के अनुसार। मतलब यथा अव्यय से जो शब्द बने हुए हैं उनका विग्रह करते समय प्रारंभ में जैसा जैसी लिखेंगे या अंत में के अनुसार। तो इसमें कुछ एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार या जैसी शक्ति हो, जैसी शक्ति हो। यथा योग्य, यथा योग्य जैसा योग्य हो या योग्यता के
अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार यथा अव्यय से जो शब्द बनते हैं उनका अगर विग्रह करेंगे तो प्रारंभ में जैसा जैसी लिखेंगे या अंत में के अनुसार लिखेंगे। अब है उपसर्ग वालों में एक उदाहरण देखिए, बेघर। बेघर का मतलब होता है, विग्रह करेंगे तो बिना घर के या घर से रहित। बेघर वही है जिसके पास में घर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बे उपसर्ग से बना कोई भी शब्द हो तो उसका अगर विग्रह करेंगे तो प्रारंभ में बिना लिखेंगे या अंत में से रहित लिखेंगे। इसमें बे ही नहीं, इसका एक सूत्र है, नोट कर सकते हैं कि बे नी निर और निश। बे नी निर निश आदि उपसर्गों से बने सामासिक पदों का विग्रह करते समय प्रारंभ में बिना लिखेंगे या अंत में से रहित लिखेंगे। अब देखो नी में देखो, निडर बिना डर के या डर से रहित, जिसे डर नहीं लगे वो निडर है। उसी प्रकार निर्भय बिना भय के या भय से रहित। निर्विरोध बिना विरोध के, बिना विरोध के या विरोध से रहित। निश्चिंत बिना चिंता के या चिंता से रहित। इस प्रकार बे नी निर निश आदि उपसर्गों से बने सामासिक पदों का अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रारंभ में बिना लिखेंगे या अंत में से रहित लिखेंगे। अब है प्रति उपसर्ग वाले, जैसे प्रतिदिन। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिक्षण है, प्रति घर है, प्रति पल है। तो इन शब्दों का अगर हम विग्रह करेंगे तो हर दिन, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं दिन दिन, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। प्रति घर हर घर, प्रति पल हर पल। तो इस प्रकार प्रति उपसर्ग से बने, जैसे प्रत्येक, हर एक, तो इनका विग्रह करेंगे तो प्रारंभ में हर लिखेंगे या मूल शब्द को 2 बार लिखेंगे। अब प्रति उपसर्ग से बने अन्य शब्द जिनमें प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, यानी प्रतिलिपि वो है फोटोकॉपी, मतलब लिपि के समकक्ष या समान लिपि। प्रतिघात, घात के बदले घात, घात के बदले घात। प्रत्याघात, घात के बदले आघात।
घात के बदले आघात। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया। इस प्रकार ये प्रतिउपसर्ग के उदाहरण हुए। अब अन्य उदाहरणों में जैसे पुनरावृत्ति वाले हैं तो उनमें जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था बोर्ड पे, उन्हीं में देख लो, भागम भाग, भागम भाग। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका होगा भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना, मतलब भागते ही रहना। एक पिक्चर आई थी भागम भाग, उसमें जो अभिनय करने वाले होते हैं 3 घंटे की पिक्चर में भागते ही रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या हुआ, भागम भाग। तो भागम भाग का मतलब है भागने के बाद भागना, यानी भागते ही रहना। दिनों दिन, दिनों दिन, यानी दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। रातों रात, रातों रात, मतलब कोई भी कार्य जो एक ही रात में हो जाता है, रात रात में हो जाता है, वो रातों रात। तो रात ही रात में, रात ही रात में। जैसे शाम को सोते वक्त देखा कि पड़ोस का प्लॉट है वो खाली है, और सुबह देखा तो उसमें दीवार हो गई, तो हम कहेंगे कि इसमें रातों रात दीवार हो गई। हाथों हाथ, हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। इसका मतलब है कि आपने वीडियो देखा और देखते ही लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी कर लिया, उसे कहते हैं हाथों हाथ। तो ये हुए पुनरावृत्ति वाले उदाहरण। अब अन्य उदाहरणों में